अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक्य सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक बच्ची बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही माँ बन गई और फिर उसके साथ क्या हुआ ये देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में सलमा नाम की खातून रहती थी। सलमा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम उज़्मा और छोटी का नाम हुमा था। सलमा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त सलमा की बेटी हुमा 2 साल की थी। सलमा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई तो सलमा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी सलमा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। उन्होंने सलमा से बात की कि बेटा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। सलमा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। सलमा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खाती। सलमा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। सलमा का दूसरा शौहर आसिफ खुशदिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। आसिफ सलमा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। आसिफ की बैग की फैक्ट्री थी और सलमा भी आसिफ का साथ देने के लिए घर में ही बैग सीने लगी। सलमा आसिफ की शादी को साल हो गया था तो सलमा ने एक नन्ही शहजादी को जन्म दिया। आसिफ बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। आसिफ की तवज्जो सलमा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और उसका बेटा जरा भी रोता तो वो सलमा को डांटता कि वो क्यों रो रहा है। इसीलिए सलमा का तकरीबन सारा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। उज़्मा और हुमा जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो सलमा उज़्मा को कहती कि बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद कर लिया करो और हुमा को भी देख लिया करो। तो ऐसे में उज़्मा ने तकरीबन ज़्यादातर काम खुद ही करना शुरू कर दिया। वो हुमा को कपड़े भी पहनाती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। उज़्मा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और जिस बाजी के पास वो ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। शहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि सलमा जिस गाँव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। तो इस बार उज़्मा का अब्बू आसिफ चाहता था कि उज़्मा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा सकूं। जब उज़्मा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो सलमा ने आसिफ से उज़्मा की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब है, उज़्मा की ट्यूशन का क्या करना है। तो आसिफ सलमा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से एमए इंग्लिश करके आया है और उसने खुद का ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन उज़्मा को उधर ही रहना पड़ेगा। सलमा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। आसिफ उज़्मा को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला कि यार साजिद, ये मेरी बेटी उज़्मा है, इसकी 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो और जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। साजिद ने कहा कि चाचा जान, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह उज़्मा पास हो जाएगी। उज़्मा अब साजिद के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो उज़्मा उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाओ। उसकी अम्मी कहती कि बेटा, कुछ ही दिन की बात तो है, फिर तुम्हें अपने घर ही आना है। उज़्मा को साजिद के घर में रहने का फ़ायदा ये था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी साजिद से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। उज़्मा को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी तो साजिद के कमरे में वो चली गई और बोली कि भाई साजिद, ये सवाल मुझे समझा दे। तो साजिद ने कहा कि अच्छा ठीक है। उज़्मा साजिद के पास जाकर बैठ गई। साजिद उज़्मा से तकरीबन 15 साल बड़ा था। जब उज़्मा साजिद के पास जाकर बैठी तो साजिद ने उज़्मा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और उज़्मा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उज़्मा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। सलमा बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर उज़्मा बच्चों के होते हुए साजिद के पास गई तो ऐसे में साजिद ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। उज़्मा एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर उज़्मा ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी, अब्बू को बोले कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। उज़्मा जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात नहीं कर पाती क्योंकि साजिद उसके आसपास ही खड़ा होता था। सलमा ने फिर आसिफ को कहा कि जाए, उज़्मा को ले आए, वो उदास हो गई है और इतने दिन भी तो हो गए, वो भी तो एक बच्ची है ना। तो ऐसे में आसिफ ने कहा कि ठीक है, अच्छा ठीक है, आज रात फैक्ट्री से वापसी पर उसे ले आऊँगा। उज़्मा का अब्बू यानी कि आसिफ अभी सोच ही रहा था कि उज़्मा को घर लेकर जाना है।
लेकिन अचानक एक इमरजेंसी 1500 बैग का ऑर्डर उसे आ गया। तो ऐसे में आसिफ के जो मुलाजिम थे वो तो जा चुके थे, वहां पर सिर्फ 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1500 बैग का ऑर्डर आसिफ ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया था। सलमा ने आसिफ को फ़ोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से आसिफ को कुछ भी पता न चल सका। इधर साजिद के घरवाले किसी शादी में चले गए थे, तो ऐसे में आज घर में साजिद और उज़मा ही अकेले थे। साजिद उज़मा के कमरे में आया और कहने लगा कि उज़मा, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था। और उज़मा ने अपनी आंखें नीची कर ली। जब साजिद उज़मा के करीब आकर बैठ गया तो उज़मा उठकर जाने ही लगी थी कि साजिद ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दिया और उज़मा को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन उज़मा का अब्बू आसिफ उसको लेने आ गया और बोला कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है, कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे ले जाए, मुझे ले जाए, न जाने क्या आफत मचा कर रखी है। आसिफ की इस बात पर साजिद भी बोलने लगा, हाँ चचा जान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से यहाँ पर आई है ना, तब से बस यही रट लगाए बैठी है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो आसिफ बोला कि बेटा साजिद, मैं ही पागल था, सौतेली बच्चियों को अपना समझने लगा था, लेकिन सौतेली औलाद कभी अपनी नहीं होती और सौतेली औलाद ने कभी किसी की ख्वाहिश पूरी भी नहीं की है। आज इस लड़की ने मुझे बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। इतना कहकर आसिफ उज़मा को ले आया। उज़मा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को साजिद के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो मुझे 5 से 6 दिन तक छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था तो उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। सलमा ने जब ये बात अपने शौहर आसिफ को बताई तो आसिफ ने फौरन अपने भतीजे साजिद को फोन किया और कहा कि साजिद, तुमने क्या हरकत की है। तो वकास बोला कि चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्जाम मुझ पर थोप रहे हैं। आसिफ ने साजिद की बातें सुनी तो उसने सलमा से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में पता है। फिर आसिफ अपनी बेटी उज़मा को कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस उज़मा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ बोल रही है। और आसिफ ने उज़मा के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। इतना कहकर आसिफ अपने कमरे चला गया। उज़मा अभी 11 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सुलूक साजिद ने किया था उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 6 माह होने लगे। उज़मा की जिसामत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन उज़मा की अम्मी ने उज़मा की हालत ख़राब देखी तो वो उसे अस्पताल लेकर चली गई। वहाँ जाकर उज़मा और उसकी माँ को पता लगा कि उज़मा हामला है, यानी कि माँ बनने वाली है। तो उज़मा की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और उज़मा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। सलमा को साजिद पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं साजिद को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर सलमा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या हम ये बच्चा ज़ाया नहीं करवा सकते। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, तो ऐसा करने पर माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। सलमा बहुत डर गई। घर आकर आसिफ को उसने सब बताया। आसिफ बोला कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने उससे बात की थी तो उसने मेरी कम बेइज्जती ना की थी। साथ ही आसिफ ने कहा कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो सलमा और उज़मा रोने लगी और सलमा कहने लगी, नहीं आसिफ, ऐसा मत करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ऐसा मत करो, मुझे अपनी बच्ची से दूर मत करो। ये इस हालत में नहीं है कि मैं इसे अकेला छोड़ सकूं। आसिफ, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ऐसा मत करो। आसिफ कहने लगा कि सलमा, अगर तुम चाहती हो कि उज़मा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे और कहेंगे कि सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। हम सबके लिए बेहतर यही है कि उज़मा इस घर से चली जाए और इसमें उज़मा की भी भलाई है। उसके बाद फिर आसिफ उज़मा को अपनी खाला के यहाँ ले गया और आसिफ की खाला कहने लगी कि भला मैं इस बदनामी के ढेर को क्यों अपने पास रखूं, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसे अपने पास नहीं रखना चाहते तो मैं भी इसे अपने घर में नहीं आने दूंगी। तो आसिफ उज़मा को घर वापस ले आया और सलमा से कहने लगा कि सलमा, इसका बच्चा ज़ाया करवा देते हैं। तो इतना सुनकर सलमा ने कहा कि हम इसका बच्चा ज़ाया नहीं करवा सकते हैं, ऐसा करने से इसकी जान को खतरा है। सलमा ने सोच लिया था कि आसिफ कुछ करे ना करे, लेकिन मैं
अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन सलमा उज़मा को लेकर साजिद के घर चली जाती है। जब सलमा साजिद के घर जाती है तो वकास अपनी चाची सलमा और उज़मा को देखकर चौंक जाता है और साजिद के चेहरे का रंग बदल जाता है। सलमा साजिद के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। साजिद के माँ बाप कहते हैं कि बहन बैठी है, क्या लेंगी आप? तो सलमा कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं तो इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलूं। उसके बाद सलमा उज़मा को लेकर चली जाती है। सलमा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन उसने अगले दिन साजिद को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब साजिद अपनी चची सलमा के घर आता है तो सलमा बड़े प्यार से साजिद से बात करती है और कहती है कि साजिद बेटा, ये उज़मा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन साजिद आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, अब किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही है? तो ऐसे में सलमा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा कि ये गुनाह तुमने ही किया है। बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। सलमा अपने मोबाइल में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में साजिद को कुछ भी पता ना था। पहले तो साजिद माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो क्या करोगी? मैं लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। इतना कहकर साजिद जब वापस जाने के लिए मुड़ता है तो सलमा साजिद की ये बात सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और सलमा पीछे से साजिद के गर्दन में छुरी मार देती है और उतने में साजिद की मौत हो जाती है। उसके बाद सलमा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है। सलमा की बहन को बहुत दुख होता है और वो सलमा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस सलमा को साजिद के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। आसिफ को जब पता चलता है तो वो सलमा से थाने मिलने जाता है। जब सलमा से मिलता है तो उसे कहता है कि सलमा, तुमने ये सब क्या किया है? तो सलमा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग आसिफ को सुनाई तो उसने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसे खुद देख लेता। सलमा ने कहा कि मैंने तो आपको बताया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने सलमा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह सलमा को 15 साल की कैद हो गई। इधर सलमा की बेटी उज़मा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। उज़मा की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो सलमा और उज़मा की बेटी की हकीकत को जानती थी। उज़मा की खाला जानती थी कि मेरी बहन सलमा बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसीलिए उज़मा की शादी उसने अपने बेटे के साथ कर दी और उज़मा आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह आता है कि उज़मा की माँ सलमा ने साजिद को जैसी मौत दी तो क्या वो इसी मौत का हकदार था? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।